So students, hello, welcome to the class again. The class by UGR ma'am, ऋषि गौर राठौर this side. So जैसे कि हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे, मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी रेस्पिरेशन. तो आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज वेल एज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. और एनिमल्स के अंदर हम टारगेट करेंगे कौन से एनिमल्स, हमारे बारे में मींस ह्यूमंस के बारे में, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड द मोस्ट एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट. ठीक है, तो कंटिन्यू किया जाए टॉपिक को. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है. तो एक बेसिक बता देती हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड और डिटेल्स क्या होती हैं. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में कि रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो रेस्पिरेशन प्रोसेस की डेफिनेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बारे में. तो फटाफट से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को मार्क किया जाए. सो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज कर बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड को ब्रेक करने का काम करती है. ठीक है, आपको याद है हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मतलब वो सारी एक्टिविटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है. क्यों रिक्वायर्ड है, उससे अर्थ पर सर्वाइव करना है, उसके अंदर लाइफ है. और टू सस्टेन ऑन द प्लैनेट, अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए. और उस एनर्जी को गेन करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया प्लांट्स के अंदर, जहां पर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. अब ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना फूड खुद से बना पाएंगे, बट उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा और उस फूड को अपने लिए भी यूटिलाइज करेंगे. फॉर श्योर ऐसा नहीं है कि प्लांट सब कुछ हमें दे देते हैं, खुद के लिए कुछ यूटिलाइज नहीं करते. फॉर श्योर वो खुद के लिए भी बहुत कुछ यूटिलाइज करते हैं. कैसे करते हैं, उसी प्रोसेस को हमें रेस्पिरेशन के अंडर पढ़ना है. साथ ही साथ बात की जाए किनके बारे में, हमारे बारे में, ह्यूमंस के बारे में. तो ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छे से हम स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू प्लांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एनर्जी की बात की जाए तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी. हम लोकोमोटेट कर पाते हैं, लोकोमोशन शो कर पाते हैं, तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी फ्रॉम इन आवर बॉडी. तो इन प्रोसेस को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, अंडर द टॉपिक रेस्पिरेशन. चलिए लेट्स गेट स्टार्ट. So respiration एक वो प्रोसेस है by which the food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen. Very important. ये सब कुछ प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होने वाला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और आप लोगों को भूलना नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है. हमने वहां पर बात की थी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, फोटो लाइसिस कहा जाता है, जो कहां पर होता है, इन दी ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स. और वहीं पर ही हमने बात की थी कि इस ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेता है प्लांट, क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से गेन करने के लिए. तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर फूड को ब्रेक करना, बर्न करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन. बट हम फूड को बर्न कर रहे हैं, कुछ भी चीज की बर्निंग हो रही है, तो हम टर्म कंबशन भी यूज कर सकते हैं. बट याद रखना है रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब हमारी बॉडी में हो रहा है, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो गया. जबकि कंबशन इज अ फिजिकल प्रोसेस जो एनवायरमेंट में कैरी होता है. बॉडी में हमारे में कंबशन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन हो रहा है. और इस रेस्पिरेशन की साइड बॉडी में क्या हो जाती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. तो बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी के अंदर जो सेल है, हमें पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो सेल है उनके अंदर ये प्रोसेस चलता है. कहाँ चलता है, पावर हाउस ऑफ सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल. क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक किया जाएगा, एनर्जी लिबरेट की जाएगी. एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होती है, तो जो
हम है, हमारी बॉडी है, हमारे सेल्स है, वो किस लैंग्वेज में समझता है एनर्जी को? एटीपी की प्रेजेंस के अंदर, एटीपी की लैंग्वेज के अंदर बॉडी की एनर्जी करेंसी कहलाती है। कुछ भी कर लो, बॉडी में कुछ भी खा लो, पर अल्टीमेटली बॉडी को क्या समझ में आएगा? एटीपी समझ में आएगी। वो एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करेगी। तो एनर्जी रिलीज होती है कब? जब हम फूड को ब्रेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन याद है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। क्लियर है? और एनर्जी का भी फॉर्मेशन है, पर एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो चुकी होती है। इसी प्रोसेस को उल्टा पढ़ लिया जाए, मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बनाऊं, मतलब मैं ग्लूकोज को यहाँ पर ब्रेक करूं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से मिलेगी एनर्जी। क्या मैम की बात क्लियर हुई? इन दिस प्रोसेस ये बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर किया जाए तो सिंपल टर्म में आप लोगों को डिफाइन करना है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो फूड का, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड को ब्रेक किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, क्या देने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देने के लिए। तो एनर्जी को, यहाँ पर एनर्जी रिलीज की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और क्या बनाया जाता है बच्चों? एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। ATP का full form that is adenosine triphosphate from the ADP molecule, that is from the adenosine diphosphate molecule and inorganic phosphate। इसका मतलब ADP के साथ जब inorganic phosphate को जोड़ा जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या ये मैम की बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ में जोड़कर क्या बनाया जाता है? एटीपी बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द एडीपी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या मैम की बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और बॉडी के अंदर क्या होगा? एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है कि एनर्जी को स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इस एटीपी के मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके? एनर्जी लिबरेट की जा सके, जिसे अल्टीमेटली किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी इस एटीपी के बनने के ऊपर ही टिकी हुई है। मतलब मैं खाना खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हम सब कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? एटीपी के लिए कर रहे हैं। ठीक है? तो इन दैट केस एटीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी विच विल बी प्रोवाइडिंग एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है? ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। मैंने जो बात आपको बताई उसे हम वापस से रिपीट करते हैं कि लाइफ जो साइकिल ऑफ एनर्जी होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है? तो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना, फोटोसिंथेसिस हुआ तो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाया गया। किसने बनाया? प्लांट्स ने बनाया। हम ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं, और कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बीजीए के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया हुआ है। कहाँ पर होता है? तो इसकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा का सारा फंक्शन कहाँ पर चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब यहां से क्या बना बेटा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर यहाँ पे क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि आप क्या लिख सकते हो? C6H12O6 का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में जोड़कर। साथ ही साथ
यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। और इन क्लोरोप्लास्ट में ये फंक्शन होने के बाद, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के बाद, इसे कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑल लिखा हुआ है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर श्योर फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही कर पाते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद हो। पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एटीपी जनरेट करने का प्रोसेस, एनर्जी बनाने का प्रोसेस तो हर ऑर्गेनिज्म में चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिजम्स के पास मौजूद है, यूकैरियोट्स के पास होता है, प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शनल एनालॉग मीजोजोम मौजूद होता है। तो बैक्टीरिया के पास क्या मौजूद है? बैक्टीरिया के पास मौजूद है मीजोजोम्स, जहां पर ही कौन सा प्रोसेस चलता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट कर लिया जाता है। मेम्ब्रेन अंदर प्रोट्यूड होकर से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेती, जहां पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज को ब्रेक कर कर, एनर्जी को ब्रेक कर कर क्या बनाया जाएगा? किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक प्रोसेस है, इसे वापस से कहाँ यूटिलाइज कर लिया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या करने के लिए? 80 यहाँ पर फिर से ग्लूकोज को जनरेट करने के लिए, ऑक्सीजन को वापस से जनरेट करने के लिए। एंड एटीपी को बॉडी क्या कर लेगी? एटीपी को बॉडी कर लेगी यूटिलाइज, जहां पर भी इसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एम आई क्लियर? चलो इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। ये एक जनरल प्रोसेस है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? अभी हमने बात की है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। बट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, उसके पहले का प्रोसेस साइटोप्लाज्म से ही शुरू हो जाता है। अभी मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द लास्ट प्रोसेस, अल्टीमेट प्रोसेस। इससे पहले प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके फोटोसिंथेसिस किया जाएगा, ऑक्सीजन को भी फॉर्म किया जाएगा, एंड देन सेल के पास इसे पहुंचाया जाएगा। एनिमल्स के केस में हम बात करेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, देन सेल के पास इसे अल्टीमेटली पहुंचाकर एनर्जी बनाई जाती है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से काम हो रहा है, पर अल्टीमेटली होना क्या है? मेजर स्टेप फूड का ब्रेकडाउन एनर्जी बनाने के लिए, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है। वही बात यहाँ पे अगर प्लांट्स को कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स में देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है एनर्जी बनाने के लिए, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अगर प्लांट की भी बात की जाए तो प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। ये पहली चीज यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि प्लांट भी ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर कर, ये तो होगा इसके लिए सबस्ट्रेट, इन्हें यूटिलाइज कर कर क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलिए तो सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में बात की जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, ये लिखे हुए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरह से स्टेप्स को समझा रखा है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल में हो रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज को इंपोर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को लिया जाता है। यहाँ पर कैसे लिया जाएगा? मैंने आपको न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। तो एनिमल की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किधर की तरफ? एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बॉडी के हर सेल के पास, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करेगा, एंड वहां पर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन। तो यहीं पर ही पहला स्टेप है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर अपटेक ऑफ ग्लूकोज किसने किया? अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय दी सेल। तो सेल ने ग्लूकोज को अपटेक किया और साइटोप्लाज्म में रख दिया। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का जो मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहला स्टेप चलेगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर सबसे पहले एटीपी एक्टिवेशन एनर्जी टू स्टार्ट दी ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। अब देखो, हमें बनानी एटीपी है, और एटीपी बनाने के लिए आपको पहले एटीपी को यहाँ पर देना पड़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल देती हूँ। घर पर
हमें कर्ड बनाना है, दही जमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वहां पर दूध के अंदर, मिल्क के अंदर एज एन इनोक्यूलम, एज एन स्टार्टर, वहां पर थोड़ा सा दही ऐड करना पड़ेगा। क्यों? लैक्टोबैसिलस की एक्टिविटीज को वहां पर क्या करने के लिए, जनरेट करवाने के लिए, स्टार्टअप करवाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए मतलब एटीपी बनानी है, तो एटीपी बनाने के लिए पहले एटीपी देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर एटीपी पहले क्या करना पड़ेगा, एटीपी का इनपुट देना पड़ेगा, ताकि आपको एटीपी यहाँ पर क्या मिल सके, एज एन आउटपुट यहाँ पर मिल सके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला स्टेप कहाँ पर चला, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, पायरुवेट का फॉर्मेशन। और पायरुवेट बनने के बाद या पायरुविक एसिड बनने के बाद ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो चलेगा ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कैरी करवाया जाएगा, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कैरी करवाया जाएगा, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहोगे। ये कहां पर चलेगा, अभी मैम ने साइड बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इधर बात की जाए फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर प्रोसेस चलेगा फर्मेंटेशन, दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया, इनकी साइड्स क्या क्या होती है, अभी इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सा होता है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कब डिसाइड होगा बेटा, तो अगर कोई पूछे तो याद रखनी है पहली चीज कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन एक कॉमन स्टेप होता है, कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दोनों के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद दो तरह के प्रोसेस यहाँ पर होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस के डिसाइड पे बेसिस पर। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में चलेगा ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अभी मैं आपको एक डिफरेंशिएशन टेबल में भी इसको समझा दूंगी। तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी मतलब एटीपी का जनरेशन भी होगा। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन बहुत वाइटल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन करवाने के लिए। अब इधर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया गया, पायरुवेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो पायरुवेट को आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक किया जाएगा। इधर देखो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या लिख सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जनरल प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ग्लूकोज मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा गया, और अब ये चल रहा है एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस में पायरुवेट को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। जो अगला पॉइंट याद रखना है, एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक में एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट, वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रही थी। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड हो सकता है या इथेनॉल हो सकता है, दोनों। ओके, और इसी की बेसिस पर कि लैक्टिक एसिड होगा या इथेनॉल होगा, ये आगे हम इसको बोल सकते हैं, इट कैन बी टर्म्ड एज फर्मेंटेशन, और वी कैन आल्सो टर्म एज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं उसको, दूसरा आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, दो टर्म यहाँ पे यूज की जाती हैं।
सो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोसेस में नहीं बनती, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन नीचे देखोगे अभी। और एनर्जी का फॉर्मेशन भी होगा, बट याद रखना है कि एज कंपेयर टू एरोबिक कम एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इट टेक्स प्लेस इन दी मसल सेल्स एंड दी यीस्ट। ये होता कहाँ पर है? मसल सेल्स के अंदर होता है और यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मसल सेल्स में क्या देखने को मिलेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प, पेन होना शुरू हो जाता है ना मसल्स के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उतनी सफिशिएंट एनर्जी अगर नहीं बन पा रही, मतलब उतना ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जो बॉडी के लिए सफिशिएंट है, तो उतना एनर्जी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होंगे ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? लैक्टिक एसिड इन दी मसल्स। तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ये लिखा हुआ। मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया, बट ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से उसे आगे लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? ये नोट करना है, ये हो रहा है मसल सेल्स के अंदर। एनारोबिक की बात की जाए तो यीस्ट की बात कर लेते हैं हम। ये प्रोसेस हम अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर, केक वगैरह की जब हम बात करते हैं, बेकर्स यीस्ट, एग्जैक्टली सार्कोमाइसिस सर्वेसी को यूज किया जाता है। तो यीस्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा? ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाएगा, देन इज कन्वर्टेड टू द इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। मैंने आपको क्या बोला? इसे आप अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कह सकते हो, जिससे इथेनॉल बनता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको एक बात बताई जो आपको नोट कर लेनी है, कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, कौन सा फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे CO2 नहीं बन रहा है, जबकि इथेनॉल बनाने वाले प्रोसेस के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, NTSC में क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको याद रखना है। एम आई क्लियर? ओके, चलो इसको फ्लो चार्ट में और समझा देते हैं, ये तुम्हारी NCERT से ही है और क्लियर हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर ग्लूकोज का क्या किया गया? अपटेक किया गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल, और सेल के अंदर क्या हो रहा है बच्चे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो मैम आपको सबसे पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बता रही है, वो प्रोसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर साइटोप्लाज्म में चलेगा। और एक और बात, इन सब प्रोसेसेस के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जो सेल यहाँ पर खुद से प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट को अब क्या करवाया जाएगा? एंटर करवाया जाएगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का नाम बता दो, प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से क्या हुआ? यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन किया गया। ओके, यहाँ पर भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। पायरुवेट को कहाँ एंटर करवाया गया? अब अगर ऑक्सीजन है तो क्या चलेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या चलेगा? एनारोबिक प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। ओके, तो यहाँ पर चल रहा है एनारोबिक प्रोसेस। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई जाएगी। साइट क्या हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, साइट विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा मसल्स के अंदर। और अगर आप इसको बाहर करवा रहे हो, मतलब आप प्रोसेस बोल रहे हो फर्मेंटेशन, तो यीस्ट को यूटिलाइज कर आप क्या कर सकते हो? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। देखा है आपने? केक वगैरह बनाने के अंदर केक स्पॉन्जी होते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलता है। इट इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस ओनली, और एटीपी बन रही है। तो ये एनर्जी जो लिखी हुई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एटीपी। और एटीपी को क्या बोला जाता है बेटा? फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी।
ठीक है। जब इसे ब्रेक किया जाता है तो 7.1 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बेसिकली बोल सकते हो एक एटीपी का मॉलिक्यूल वहां पर जनरेट करता है। ओके, अभी समझाया था इसको पूरे के पूरे फ्लो चार्ट के अंदर। अगर इनको आपस में कंबाइंड फॉर्म पे देख लिया जाए तो थोड़ा सा और डिटेल में समझा रखा है कि एरोबिक प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस क्या चला, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, एनारोबिक के अंदर यीस्ट फर्मेंटेशन के अंदर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और होमोलैक्टिक मतलब लैक्टिक फर्मेंटेशन के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एरोबिक है तो पायरुवेट को कहाँ एंटर करवा दिया जाएगा, एरोबिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से साइड भी पता लग जाएगी। कोई आपसे पूछे कि एनारोबिक प्रोसेस कहाँ होता है तो साइटोसोल में ही होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जबकि एरोबिक प्रोसेस के अंदर पहला जो स्टेप है मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनना वो कहाँ पर होगा, साइटोसोल में। बाकी का आगे का प्रोसेस एनर्जी बनने का प्रोसेस कहां पर चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे क्या बनाया गया, 34 एटीपीज का फॉर्मेशन किया गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ बाय द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये पॉइंट अपन ने अभी बात की थी। तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। यहाँ पर 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, वाटर बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एंड 6 कार्बन ग्लूकोज, यहाँ पर 3 कार्बन पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड इन दी साइटोप्लाज्म बनाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले यहाँ पर कार्बन को, ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, कहां पर बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनारोबिक के अंदर प्रोसेस कहां पर चलेगा, ये चलेगा कंप्लीट साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, ओके। एरोबिक प्रोसेस से ज्यादा एनर्जी बनती है, ज्यादा एनटीपी का जनरेशन होता है, तो आप यहाँ पे 36 और 34 एटीपीज यहाँ पर लिख सकते हो। जबकि यहाँ पर 2 to 3 एटीपीज का ही, कम एटीपीज का फॉर्मेशन होता है जब हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, एरोबिक आरबीसीज के अंदर, ब्रेन के अंदर, हार्ट मसल सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी के जनरलाइज्ड सारे सेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स लिख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, एरोबिक प्रोसेस। जबकि एनारोबिक प्रोसेस कहां पर, यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉजेज, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन क्या कॉज करता है, मसल क्रैम्प्स कॉज करता है ड्यूरिंग दी मसल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान। क्लियर हो गई ये पॉइंट, होप आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए हो कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले यहां से फ्रेम किया जाएगा। ओके, तो ये तो अपन ने क्या बात की बच्चे कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉमन प्रोसेस चलते हैं, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में जाकर ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस वो डिसाइड करेगी, ये प्रोसेस कॉमनली चलेंगे। क्लियर हुआ, एरोबिक वाली बात कर रही हूँ। एनारोबिक के केस में हमने यीस्ट का केस पढ़ लिया है, उधर हमने बात कर ली है लैक्टिक एसिड। तो ये जनरलाइज प्रोसेस नहीं, एनारोबिक वाला कुछ ही कंडीशंस में देखने को मिलता है। जनरल प्रोसेस कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स के अंदर भी होगा। अब बात करते हैं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सही बात है। अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरा का पूरा जो एरोबिक और एनारोबिक वाला प्रोसेस है वो किस पे टिका हुआ है, ऑफ द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऑक्सीजन को गेन करने के लिए या जो गैसेज है उन्हें एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज करते हैं, यहीं से वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भी नहीं होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। प्लांट्स को जो चाहिए वो क्या है, फटाफट से बता दो, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है,
प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको यूटिलाइज कर जिसको फिक्स कर वो कौन सा प्रोसेस कर पाते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन यहाँ पर जनरेट हो जाती है, जिससे लिबरेट कर, जैसे कि यहाँ से प्लांट बाहर की तरफ क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, लिबरेट आउट कर देते हैं, और इसको एक्सचेंज वर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को उनको लेना है, तो ऑक्सीजन को बाहर दे दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो हमने बात की थी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स तो नहीं मौजूद है। प्लांट्स अपने कुछ जो स्ट्रक्चर उसके पास मौजूद है इन्हें यूटिलाइज कर क्या कर लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर लेता है। तो प्लांट्स गेट O2। और रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उल्टा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 को देते हैं, जबकि अब जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो वो O2 को बाहर नहीं देगा। तो इन दैट केस, इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट्स O2 को इनटेक करेंगे, तो इनको तो क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा, और बाहर किसको दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। उल्टा प्रोसेस चलेगा। प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है दो स्ट्रक्चर से, दैट इज द स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। ये लेंटिकल्स क्या होते हैं और स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा के बारे में तो हम डिटेल फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ चुके हैं। मैं वापस बता देती हूँ कि सेल्स के पास क्या होते हैं, प्लांट्स के पास सेल्स मौजूद है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जैसे लीफ है तो इस लीफ के पास फोटोसिंथेसिस कर पाती है। क्यों? इसके पास मीजोफिल सेल्स मौजूद है। कौन से सेल्स? मीजोफिल सेल्स। यहीं पर ही मौजूद होंगे ऐसे बीम शेप के सेल्स, किडनी शेप के सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाएगा, जिन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इनके स्वेलिंग की वजह से एक पोर यहाँ पर नजर आ पाता है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो पाता है। मतलब CO2 को बाहर दिया जाता है और O2 को अंदर लिया जाता है। बट जब मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो ये स्टोमेटा अपोजिट काम करेगा, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक है, तो O2 को तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये O2 को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से क्या करेंगे, बाहर देंगे। इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ बनाया था, क्योंकि मैं बात रेस्पिरेशन के बारे में कर रही हूँ। तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे चलेगा, स्टोमेटा के थ्रू, जिसके थ्रू यहाँ पे से ट्रांसपीरेशन भी हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और दूसरे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद है, लेंटिकल्स। इन्हें डेड सेल पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है डेड सेल्स पोर। तो ये देख रहे हो, वुड के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद है। ठीक है, इन पोर्स की वजह से यहाँ से भी क्या कर लिया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर लिया जाता है, जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए जरूरी होता है। इधर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे याद रख सकते हो कि क्यों प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लांट्स की बात की जाए, ईच प्लांट पार्ट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, ईच प्लांट पार्ट टेक्स part in its own gases exchange। जिस भी, मतलब यूं बोलो आप कि प्लांट के अंदर हर सेल डायरेक्टली वहां पर क्या है, एयर के कांटेक्ट में है, ताकि वो आराम से क्या कर पा रहा है, एयर को एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे परफॉर्म कर पा रहा है। तो जिस भी पार्ट को, यहाँ पे मैम क्या बोलना चाह रही हैं कि जिस भी पार्ट को गैस की जरूरत होगी, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, वो खुद से अपना यहाँ पे क्या कर लेगा, इनटेक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर लेगा। क्यों? तो इस वजह से गैस का ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गैसेस का मूवमेंट परफॉर्म हो सकता है। सो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज बहुत क्या होता है, स्लो होता है, लो होता है एज कंपेयर टू दी एनिमल्स। मैंने आपको बताया था प्लांट से कंपेयर किया जाए तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, तो लीव्स आर अडेप्टेड टू द मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज किसके दौरान होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है, O2 को बाहर लिबरेट किया जाता है। और जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो O2 यहाँ पे रिलीज है विद इन द सेल ओनली। तो एक बात बताओ, जब मैं खुद से ऑक्सीजन बना पा रही हूँ तो क्या मुझे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए? बिल्कुल नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, प्लांट्स बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर
फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना क्या रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं पानी के ब्रेकडाउन से। कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्ट नहीं बनता, किससे बनता है, वाटर से बनता है। तो बन रहा है तो फिर तो इसको जरूरत ही नहीं है। तो इसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन होता है कि वो इसके लिए खुद के लिए क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, तो इसको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So, most living cells have the contact with the air. डायरेक्ट जो लिविंग सेल्स हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के, ताकि क्या किया जा सके, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्लांट सरफेस, ताकि क्या किया जा सके, गैसेस का एक्सचेंज किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया था, जो स्टेम होती है, लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ थिन लेयर बीनीथ द बार्क एंड दे आर नोन एज द लेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला, इन्हें डेड सेल पोर्स भी कहा जाता है। तो बाग के अंदर मौजूद होंगे जो लिविंग सेल्स ही फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाग के अंदर ही तो छोटे छोटे सेल्स होंगे, वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐसे पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसके थ्रू क्या हो पाएगा, गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म हो पाएगा। ओके, तो लीव्स के अंदर स्टेम और रूट्स मौजूद हो, अगर लीव्स के साथ साथ बात करें स्टेम्स और रूट्स की भी, तो पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, the loosely packed that provide the interconnected air space। हमें पता है इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, जिनके थ्रू भी क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है। इस सब कुछ प्रॉपर्टीज होने की वजह से, ये कुछ बढ़िया मॉडिफिकेशंस होने की वजह से प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज। चलिए, क्या मैम की बात क्लियर हो गई कि प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, स्टोमेटा और लेंटिकल्स, इनके थ्रू ही क्या कर लिया जाता है, गैसेस का एक्सचेंज कर लिया जाता है। ठीक है, ओके। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, जो एज कंपेयर टू दी प्लांट्स थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्यों, क्योंकि एनिमल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हर सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो इन दैट केस हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से यहाँ पर पूरा एक क्या कह सकते हैं, सिस्टम काम कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, जिससे कि क्या किया जाएगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म किया कर पाएंगे, गैसेस का एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एनिमल्स में बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कुछ यहाँ पर स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ स्टेप्स में तोड़ दिया है। ओके, कौन कौन से स्टेप्स है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। ये पॉइंट्स है यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात की जाए तो देयर इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज देयर, पहला स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे हम क्या टर्म यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे हमारे पॉइंट पर, दैट इज ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पल्मोनरी टर्म कहां से आया बेटा, दिस टर्म इज गिवन फॉर द लंग्स, तो रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमें पता है इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए कौन काम करता है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक काम करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक अल्टीमेटली किधर जा रहा है, लंग्स की तरफ। तो एयर विल बी मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, और एक कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट होता रहता है बाय द फंक्शनल यूनिट, लंग्स की फंक्शनल यूनिट, दैट इज एल्वोलाई, जिन्हें एयर सैक कहा जाता है, जिनका काम क्या होता है, स्टोर करना। किसे स्टोर करना, एयर को स्टोर करना। यहीं से ही ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप, वही जो मैं बोलना चाह रही थी। तो पहला तो क्या हो गया, एक्सचेंज बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द बॉडी, तो दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज बिटवीन द गैसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड द बॉडी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वोलाई। मैंने कहा ना कि एल्वोलाई क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हुई इन्वायरमेंट से, आसपास के इन्वायरमेंट से जो आई, उसे बॉडी ने कहां पर स्टोर किया, लंग्स में मौजूद एयर सैक्स के अंदर, दैट इज नोन बाय द नेम एल्वोलाई। और इन एल्वोलाई से ब्लड के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर एट द एल्वोलाई। ऑक्सीजन को यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया जाएगा किधर की तरफ, ब्लड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो टर्म यूज किया है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इन दैट केस कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा,
तो जब ब्लड के अंदर O2 को रिलीज किया जाता है तो वहां से एक्सचेंज में क्या दिया जाता है, CO2 दिया जाता है। CO2 तो किधर जाएगी, ब्लड से एयर की तरफ, ठीक है, थ्रू दी लंग्स। और यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या एंटर करेगा, लंग्स से एंटर करेगा ऑक्सीजन टुवर्ड्स दी ब्लड, ताकि वो बॉडी के सेल्स के पास पहुंच सके। सेकेंड स्टेप, लंग्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का। तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पास, बॉडी के सेल्स के पास क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसमें बीच में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर काम करता है जिसे कहा जाता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब हमारा हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स जो होती हैं, ब्लड कैपिलरी जो होती हैं, ये सब मिलकर हमारी बॉडी में इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है। आगे, ये ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर क्या करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाना, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर भी पहुंचाना। ओके, आखिरी चीज, इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज इन द कैपिलरीज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स। तो आखिरी पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर, इसको आप क्या बोल सकते हो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं हम। यहीं पर ही वो काम चलेगा कि अल्टीमेटली ब्लड क्या लेकर आया सेल्स के पास, या हमारी बॉडी में ऑर्गन है तो ऑर्गन में मौजूद टिश्यूज के पास क्या आया, ब्लड आया, जो क्या लेकर आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया। जो ऑक्सीजन लेकर आया उस ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ब्लड से टिश्यू की तरफ डिफ्यूज किया जाएगा और टिश्यू से ब्लड की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाएगा। तो कोई पूछे लंग्स में किसका एक्सचेंज होता है, तो लंग्स से ब्लड की तरफ जाता है O2 और एल्वोलाई की तरफ, लंग्स की तरफ आता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि सेल्स के पास उल्टा है, सेल्स के पास जाता है O2 और ब्लड को वो क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को, इसको डिटेल में पढ़ना है। ये रहा वो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वही पॉइंट जो मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल में कॉमन चलता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस किसको चाहिए, सेल्स को चाहिए। और सेल्स यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, क्या बनाने के लिए, सेलुलर एनर्जी, एनर्जी करेंसी ATP को बनाने के लिए। और सारे बॉडी सेल्स में ये चलता है, जिससे प्रोडक्ट क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बॉडी क्या कर देती है, वापस से रिमूव कर देती है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, द बॉडी सेल डाई इफ आइदर द रेस्पिरेटरी और द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम फेल्स। बॉडी में हमारी डेथ हो जाएगी अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दो तरह से हो सकती है, या तो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल कर जाए, या दूसरा हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फेल हो जाए। तो अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो दोनों केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसेस का एक्सचेंज बिल्कुल एक जैसी तरह से हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। गैसेस का एक्सचेंज सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हो पाएगा, क्योंकि सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट ऑर्गन। जैसे अभी हमने बात की थी प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में हमारे पास क्या मौजूद था, स्टोमेटा मौजूद था और साथ ही साथ मौजूद थे लेंटिकल्स। ठीक है, तो टू थिंग्स आर फाउंड देयर, लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा इज देयर, और ये दोनों यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज करते थे। वैसे ही एनिमल्स की बात की जाए तो लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। इनकी बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे चलता है, जनरल बॉडी सरफेस से। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस से। सेम गोज विद दी पॉरीफेरा ऑल्सो, जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। तो पॉरीफेरा सबसे लोअर है, ये भी नेचर में कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो सरफेस से, उनकी बॉडी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। सेम गोज विद द सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्कीहेल्मिन्थीज, इनमें भी यही देखने को मिलता है। एनेलिड्स, हमारे अर्थवॉर्म है ना, फार्मर्स के फ्रेंड जिन्हें कहा जाता है, इनके पास मौजूद होता है मॉइस्ट क्यूटिकल।
स्किन सरफेस, तो यहाँ पर क्यूटिकल मौजूद है, एक्सोस्केलेटन का इनका जो काइटिनेशियल एक्सोस्केलेटन होता है वहां पे अपर सरफेस जो मौजूद होती है क्यूटिकल की, उसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आगे चलो, ऑर्थोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स, लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोड। इनके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉकरोच की बात करें, सिल्क वॉर्म की बात करें, इनके पास होता है ट्रैकिया, तो ये रेस्पायर करते हैं बाय द ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। सो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ट्रैकिया मौजूद है, स्पेरिकल्स एक पोर होता है जिन्हें कहते हैं स्पेरिकल्स, इनके थ्रू यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर लिया जाता है और कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास, इसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, थ्रू दी पाइप ट्रैकिया। एरिकनिड्स की बात करें, स्पाइडर्स की बात करें, ये भी आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, इनके पास मौजूद होते हैं बुक लंग्स। मोलस्का की बात करें, दे हैव द गिल्स, ठीक है, इनके पास गिल्स मौजूद होते हैं। एकाइनोडर्मेटा के केस के अंदर बात की जाए तो इनके पास ट्यूब फीट्स मौजूद होते हैं, यू कैन से दे हैव द ट्यूब फीट्स। फिशेस की बात करो, टेडपोल्स की बात करो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर भी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। फ्रॉग्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉग एन एम्फीबियन है, वो वाटर में भी मिलेगा, वो टेरेस्ट्रियल भी मिलेगा, तो उसके पास लंग्स भी मौजूद होते हैं, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, स्किन के थ्रू मतलब क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन भी मिलेगा, एंड ब्यूकोफेराइंगल कैविटी गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर लंग्स मौजूद है, मतलब कैसा रेस्पिरेशन मिलेगा, pulmonary respiration. The type of respiration found in the case of reptiles, birds and mammals, that will be pulmonary respiration. क्या ये बात क्लियर हो गई? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन पूछा जा चुका है, तो कॉकरोच में होता है, वैसे फ्रॉग के बारे में भी पूछा जा चुका है, टेडपोल और फ्रॉग, टेडपोल के अंदर तो गिल्स होती है, जबकि फ्रॉग के अंदर लंग, स्किन एंड ब्यूकोफेराइंगल कैविटी तीनों मौजूद होता है, ठीक। तो यहां से शुरू करते हैं हम रेस्पिरेशन इन दी ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। स्टेप्स वही रहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप्स बता दिए कि सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज होगा, मतलब पहला स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग कैसे होती है, व्हाट इज ब्रीदिंग, द गैसेस एक्सचेंज, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में, इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में, इसमें काम करता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फेरिंग्स, देन वी हैव लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्रेम। ये स्ट्रक्चर सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग को यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाया था, और न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाते वक्त मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में बताया था। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है बिटवीन द विंड पाइप एंड द फूड पाइप। अब हम पढ़ रहे रेस्पिरेशन। फेरिंग्स इज एक्चुअली मेजरली द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किधर ओपन होता है, टुवर्ड्स द लैरिंग्स, और लैरिंग्स का अपर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने के लिए, फूड को यहाँ पर विंड पाइप में अंदर जाने के लिए, बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मौजूद होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो समझाया था कि ऊपर ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कैप मौजूद है जो ओपन रहता है जनरली, पर जब फूड एंटर होने वाला हो ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, ये कैप क्लोज हो जाता है ताकि फूड एंटर ना कर पाए। कहाँ एंटर ना कर पाए, टूवर्ड्स दी, कहाँ एंटर ना कर पाए, फटाफट से बता दो, विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो पाए। आगे चलो, ट्रैकियल ब्रोंकाई आर देयर, देन वी हैव ट्रैकिया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम किधर की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली एल्वोलाई की तरफ, जहां पे एयर को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। चलो इसी को आगे पढ़ते हैं हम। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हो, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये बहुत सही है इसको ऐसे पढ़ना, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जहां से गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म होता है, सिर्फ गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर क्या मतलब, एक्सचेंज भी ना टर्म यूज करो, सिर्फ गैसेस को यहाँ पे लेकर आया जा रहा है। एक्सचेंज स्पेसिफिकली कहां पर होगा, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, एल्वोलाई के अंदर। तो कंडक्टिंग जोन ये पैसेज प्रोवाइड करता है, द रेस्पिरेटरी पैसेज दैट कैरी द एयर इन द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज। इसका काम होता है गैस को फिल्टर करने का।
ह्यूमिडिफाई करने का एंड वार्म अप करने का, ठीक है। ठंडी एयर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर एयर को लेके आने का। नॉस्ट्रल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, मैं अभी समझाऊंगी। रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो ये वो है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म होता है। कौन कौन इस पे काउंट किए जाएंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वोलाई डक्ट एंड दी एल्वोलाई सैक्स आर काउंटेड हियर। तो हमने शुरू कहां से करना है? नेसल कैविटी से। वी हैव दी ओपनिंग्स जिन्हें क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रल। तो ये हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से अंदर ये पूरा का पूरा क्या मौजूद है? नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर बोलो। अंदर भी हमारे पास नॉस्ट्रल मौजूद होती है जिसे क्या कहा जाता है? इंटरनल नॉस्ट्रल। इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स एंड फेरिंग्स से किधर? ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया के अंदर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द ट्रैकिया। इधर मैं पढ़ती जाती हूँ। तो सबसे पहले वी हैव द नॉस्ट्रल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट हम मार्क कर लेंगे नॉस्ट्रल को। नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से किधर? फेरिंग्स, फेरिंग्स किसकी तरफ? फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से किधर जाएगा? टुवर्ड्स ट्रैकिया आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। तो सिक्स्थ इज दी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट दोनों फिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, राइट एंड दी लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस। एंड देन वी हैव दी, से आगे ब्रांचेस हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब वी गो टुवर्ड्स दी लंग्स, लंग्स में एंटर कर जाएंगे, राइट लंग एंड दी लेफ्ट लंग इज देयर। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर सैक्स मौजूद होंगे, दैट विल बी दी एल्वियोलाई, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म किया जाएगा। और नीचे मौजूद है डायफ्रेम, जो कि हमारी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करेगा? सेपरेट करने का काम करता है, हमारे ब्रीदिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, ये रहा वो पूरा का पूरा सिस्टम। एक सी शेप का कार्टिलेज मौजूद होता है ट्रैकिया के आसपास, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज ट्रैकिया के आसपास मौजूद होता है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रैकिया, यहाँ पे ट्रैकिया से शुरू कर रहे हैं हम कंडक्टिंग जोन। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन वी हैव द वेस्टिब्यूल और पैसेज चैम्बर की तरफ, जहां पर हेयर मौजूद होते हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलिया वहां पे मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास हेयर्स मौजूद होते हैं, म्यूकस की लाइनिंग मौजूद है, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी ट्रैकिया में एंटर ना कर पाए। इंटरनल नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल होती है नारिस कहा जाता है। देन वी गो टुवर्ड्स द नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का कवर आपको बता ही चुकी हूं मैं, क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। आगे जाते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स से किधर ओपन होते हैं? ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया किधर की तरफ? ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग जोन हो गया ट्रैकिया तक। ट्रैकिया से आगे हम जब जाएंगे किधर की तरफ? हाँ बिल्कुल, ब्रोंकियल ट्री की तरफ। तो यहाँ पर हमारा शुरू हो जाएगा कंडक्टिंग जोन, जिसे रेस्पिरेटरी जोन ट्री भी कहा जाता है। तो ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाइट्स, टर्शियरी ब्रोंकस, देन वी हैव द ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के यहाँ से शुरू हो गया हमारा एक्सचेंज जोन। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैकिया वाले कंडक्टिंग जोन के अंदर, कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या मिलता है? कंडक्टिंग जोन के अंदर मौजूद होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया, ये इसका पूरा नाम है, PSCCGE। नोट कर सकते हो, क्या बोला मैम ने? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया इज फाउंड देयर। सीलिया भी होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, और साथ में ग्लैंडुलर है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर म्यूकस का सिक्रीशन भी होगा, गॉबलेट सेल्स मौजूद होंगे। और इधर क्वेश्चन एक और बार नीट क्या बोल रही हूँ, एनटीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है, दैट इज अबाउट द एल्वोलाई, कि यहाँ पर कौन से टिश्यू मौजूद है? तो यहाँ पर मौजूद होते हैं सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। कौन से टिश्यूज? सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज। क्लियर हो गई बात? चलो, तो यहाँ पर अब ये प्रोसेस चलता कैसे है, हम सीरीज वाइज पढ़ लेते हैं कि एयर किधर एंटर करती है? नॉस्ट्रिल की तरफ। तो सबसे पहले हमारी एयर थ्रू दी नॉस्ट्रिल एंटर करेगी, और हेयर और म्यूकस मौजूद है, सूडो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलिया है, तो हेयर और म्यूकस होने की वजह से कोई भी पार्टिकल को वहां पर स्टिक कर लिया जाएगा,
हमारी नासल पैसेज के अंदर, नासल कैविटी के अंदर। आगे एयर जाएगी फेरिंक्स से होती हुई लैरिंक्स, जो कि वॉइस बॉक्स होता है, और एयर के टकराने की वजह से वॉइस बॉक्स के पास मौजूद है वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो पाता है। देन वी हैव ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इट अल्टीमेटली एंटर्स टू दी लंग्स। ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसे होता है, अभी हम बात करेंगे कि कौन सा सिस्टम वहां पे काम करता है। ट्रैकिया को कवर करने के लिए मौजूद है दी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो उसे कोलैप्स होने से बचाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि जब एयर ना हो, तो एक ऐसा हुआ कि जब एयर नहीं है तो वो पूरा का पूरा ट्रैकिया पाइप बैठ ना जाए। इसे बचाने के लिए क्या मौजूद है हमारे पास, हमारे अंदर देयर विल बी दी सी शेप कार्टिलेज। ये रे बेटा, ये सी शेप कार्टिलेज मौजूद है रिबकेज पूरा, जो कि क्या करता है यहाँ पर हमारे ट्रैकिया के पाइप को, ये रहा कार्टिलेज, जो कि क्या करता है, ट्रैकिया के पाइप को बचाने का काम करता है। रिब केज इज ऑल्सो देयर। देन वी हैव दी ब्रोंकाई, आगे चल के किस में डिवाइड हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। टाइनी सैक्स होते हैं अंदर, दे आर नोन एज दी एल्वोलाई, और एल्वोलाई यहाँ पर सप्लाइड होते हैं बाय दी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं एल्वोलाई के पास। ऐसे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। और इसके नीचे क्या मौजूद होता है, ब्लड की स्ट्रीम, जहां से यहाँ पर क्या मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज, जो कि यहाँ पे CO2 लेकर आएंगी, और यहाँ से क्या लेके जाएंगी, O2 लेके जाएंगी। क्लियर, ओके। सो एल्वोलाई का काम क्या है, एल्वोलाई यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे, ये एल्वोलाई मौजूद कहाँ पर है, लंग्स के अंदर मौजूद है। तो लंग्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरैसिक चैम्बर के अंदर। किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, डायफ्रेम के ऊपर। और लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। लंग्स को 3 लोब्स में, जो राइट लंग होती है वो 3 लोब में डिवाइडेड है, जबकि जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब में डिवाइडेड है। अब ऐसी पार्शियलिटी क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास मौजूद होता है हार्ट, तो कार्डियक नॉच, उस हार्ट की वजह से जो लेफ्ट लंग है उसकी लोब्स कितनी मौजूद है, सिर्फ 2 लोब मौजूद है। उसने अपनी एक लोब किसको दे दी, किसको दान कर दी है, हमारे हार्ट को। सो ईच लंग को बाहर कवर करने वाली लेयर को प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरा। डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है, तो आउटर पेराइटल प्लूरा एंड दी इनर पेराइटल प्लूरा, और इस दोनों प्लूरा के बीच में मौजूद होता है फ्लूइड, इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड। तो द प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर्स, जो कि लुब्रिकेशन का यहाँ पे काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बेंट बनाएगा। तो लंग्स को किसी भी शॉक से बचाने के लिए क्या मौजूद होता है, प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। और इनका मैंने आपको बता ही दिया है कि अंदर जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज होती है वो क्या कहलाती है, एल्वोलाई, जहां पर एयर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का परफॉर्मेंस, ब्रीदिंग का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने वो देखा, हम जो साइकिल होती है, सबके पास साइकिल होगी, मेरे पास साइकिल है, तुम्हारे पास साइकिल है, ओके। तो साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं, हवा फिल करते हैं। तो एयर फिल करते हैं, मतलब हम साइकिल के अंदर हवा फिल करने के लिए पंप को यूज करते हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल उस पंप की तरह काम कर रही है कि हमारा डायफ्रेम, मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर्स बताए, इधर देखो, इस डायग्राम में समझ में आ जाएगा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते वक्त कैसे काम हो रहा है। तो जब मैं ब्रीथ इन कर रही हूँ तो मेजरली कौन कौन से स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो याद रखना है जो काम करेगा वो है डायफ्रेम। हमें क्या करना है बेटा, कैविटी बढ़ानी है, चेस्ट कैविटी बढ़ानी है, चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करना है, ताकि जितनी हो सके उतनी जगह मौजूद हो एयर को ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर इनटेक करने के लिए। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्रीथ इन प्रोसेस को फटाफट से बता दो, क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ इन। ओके, मैं पेन चेंज कर लूं, इसे बोला जाता है इनहेलेशन। क्या बोला जाता है, इनहेलेशन। ओके, और इंस्पायरेशन, जो भी टर्म आप यूज करना चाहें, एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इज देयर। इनहेलेशन प्रोसेस की बात की जाए तो ब्रीद इन एयर, तो हम जब एयर को बॉडी के अंदर ले रहे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, डायफ्रेम की मसल। डायफ्रेम जो होता है वो डोम शेप का स्ट्रक्चर है। किस शेप का स्ट्रक्चर है, डोम शेप का स्ट्रक्चर है। ये डोम शेप का स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे खींचेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट फ्लैट।
तो वो ऐसा डोम शेप का था, कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा। मूव डाउनवर्ड्स, तो डायफ्रेम के लिए याद रखना सबसे पहला पॉइंट, जब मैं इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्रेम नीचे की तरफ नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, फ्लैट हो जाता है। और चेस्ट कैविटी ऊपर मूव करती है। चेस्ट कैविटी किधर मूव करेगी, चेस्ट कैविटी मूव अपवर्ड्स, तो हमारा रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेगा, स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो रिब केज के आगे की तरफ मूव करने की वजह से, अपर साइड मूव करने की वजह से अंदर स्पेस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ज्यादा क्या हो पाएगी, जो एयर है वो इंटरनली बॉडी के अंदर एंटर हो पाएगी। एक्सलेशन की बात करें तो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो जो डायफ्रेम की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, वो अपनी डोम शेप के अंदर वापस आ जाएगा, ये रहा। तो वो वापस से डोम शेप का हो गया, ये डोम शेप का बन गया, जबकि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ फ्लैट हो गया था। और मूव अपवर्ड करेगा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एयर डज गोज आउट ऑफ द लंग्स, और एयर बॉडी के बाहर मूव कर जाएगी। इसे समझाने के लिए यहाँ पर एक वाइट ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं अपन, जिससे पता लगता है कि चेस्ट कैविटी ऊपर जाने की वजह से, चेस्ट कैविटी बढ़ने की वजह से और डायफ्रेम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर बीच में क्या होता है, स्पेस बनती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से प्रेशर डिक्रीज होता है और आराम से लंग्स की तरफ बहुत सारी एयर क्या कर पाती है, मूव कर पाती है। ठीक है, तो ये कैसे समझना, इस प्रोसेस को मैं बताती हूँ आपको, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को। तो आप लोगों को याद रखने वाली बात है, इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर कुछ मसल्स भी काम करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल लिख देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो मौजूद होती है एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पे ये बोला मैंने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दो तरह की मसल्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर ये रही, ये मसल्स रिब केज के बीच में, और इन मसल्स की वजह से बेसिकली स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हमारे यहाँ पे जो कैविटी है वो क्या कर पाती है, बढ़ पाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, ताकि एयर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाए, एंटर हो पाए। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और बात बेटा, ये सब कुछ किसकी वजह से हो पा रहा है, एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, मतलब डिफ्यूज हो रही है, तो ये हो पा रहा है क्या वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। बाहर एयर का जो प्रेशर है, बाहर जो गैसेस का अमाउंट है वो ज्यादा है, इस वजह से वो बॉडी में क्या कर पाती है, एंटर हो पाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस, मैं भी आपको बताऊंगी पार्शियल प्रेशर के बारे में, ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ एयर एंटर कर पाएगी और लंग्स से बॉडी में ब्लड की तरफ ऑक्सीजन की एंट्री हो पाएगी। तो हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग से आगे हम पढ़ते हैं गैसेस का एक्सचेंज। तो एक गैसेस का एक्सचेंज तो कहां पर होगा, एल्वोलाई और लंग्स के बीच में। तो एल्वोलाई प्राइमरी साइट होती है, प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने बात की थी। यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, कैपिलरीज मौजूद होती है एल्वोलाई में, तो एल्वोलाई के पास ब्लड को लेकर आने वाली कौन होती है, पल्मोनरी आर्टरियोल। कैसा ब्लड लेकर आती है, तो यहाँ पे लिखोगे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है, मतलब CO2 रिच ब्लड, कैसा ब्लड, CO2 रिच ब्लड लेकर आती है। जबकि यहाँ से पल्मोनरी वेन्यूल, पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड लेकर जाती है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब बेटा द ब्लड विच इज O2 रिच, O2 रिच ब्लड यहाँ से जाता है, एक्सचेंज होता है। दूसरा एक्सचेंज कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में देखने को मिलेगा। और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ये एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हम हमेशा पढ़ते हुए चलते हैं, डिफ्यूजन में पढ़ते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर गैस सॉल्युबल नहीं है, कम सॉल्युबल है, तो वो मूव नहीं कर पाएगी, तो सॉल्युबिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कितनी थिक है,
जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन थिक होगी उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उतना ही अच्छे से वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पे एक्सचेंज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है उससे पहले समझने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस समझो, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, जो हम बेटा ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या है, एयर। एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, बट बॉडी को हर गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को इसमें से क्या चाहिए, O2। तो O2 का प्रेशर, O2 की उस पूरे मिक्सचर के अंदर कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी कि वो किधर से किधर की तरफ मूव करेगी। जैसे बात की जाए एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर को इसको किसमें मेजर करते हैं, mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी स्पेसिफिकली। सो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg होता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। इसी वजह से एयर कहाँ से, ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरमेंट से लंग्स की तरफ मूव कर पाती है। एल्वोलाई में भी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो एल्वोलाई से ब्लड की तरफ मूव करेगी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कम होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीनेटेड में ज्यादा होता है। टिश्यू के अंदर कम होता है, इस वजह से टिश्यू से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर मूव करती, टिश्यू से बाहर मूव नहीं करती। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टिश्यू से ब्लड की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। डीऑक्सीनेटेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ Hg होता है और एल्वोलाई के अंदर 40 mm ऑफ Hg। इन्हीं की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल पाता है। इधर देखो कैसे गैसेस हो रहा है, जब हमने गैस को इनहेल किया, इंस्पायर्ड गैस, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो O2 रिच एयर यहाँ पे ऑक्सीनेटेड कहाँ पे मूव कर रही है, एल्वोलाई की तरफ, और बाहर कैसी जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, ये O2 रिच होती है। कहाँ पर गई, एल्वोलाई में। एल्वोलाई मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, एयर सैक्स भी कहते हैं, एयर सैक में स्टोर कर लिया गया। यहाँ पर भी किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो एल्वोलाई से किधर की तरफ, ब्लड की तरफ क्या मूव करेगा, O2 मूव करेगा, और ब्लड से किधर की तरफ क्या लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली कौन होती है, पल्मोनरी वेन्स। वेन वैसे बॉडी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर जब पल्मोनरी वेन्स की बात करें तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर किसकी तरफ लेकर जा रही है, किसकी तरफ जाएंगी ये, दे आर गोइंग टूवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है। और ये आगे यहाँ से निकलेंगी आर्टरीज, तो हार्ट से निकलेगी आर्टरीज, डबल सर्कुलेशन काम करेगा आगे, तो देयर विल बी दी डबल सर्कुलेशन। हम सर्कुलेशन चैप्टर में भी इसके बारे में बात कर लेंगे। तो डबल सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंचाया जाएगा, बॉडी के टिश्यूज के पास। जो आर्टरीज हैं उनके अंदर भी पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, और ये जाकर किधर की तरफ देंगी, तो हाई कंसंट्रेशन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर रही है, तो O2 मूव करेगी सेल्स के पास, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा बाय दी वेन्स, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, जहां पर इनका कितना होगा, 45 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होगा। यहां से जाएगी हार्ट के पास थ्रू दी वेन्स, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेकर जा रही है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड, जिसको कहाँ दे देगी, एल्वोलाई के अंदर। ये चलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद रखेंगे आप पार्शियल प्रेशर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हुआ, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से टिश्यू की तरफ, और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर। बट होता किसकी फॉर्म के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है ब्लड, ब्लड में दो चीजें मौजूद है, एक मौजूद है प्लाज्मा और दूसरा मौजूद है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल जिन्हें कहते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर हमें पास है RBC, WBC, और तीसरे मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स।
ठीक है, तो हमें मतलब है यहाँ पे आरबीसी से। आरबीसी के पास होता है मौजूद हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन लंग से टिश्यू की तरफ दो फॉर्म में मूव करता है। पहला प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके, और दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 3 फॉर्म में मूव करेगा। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, यहाँ लिख लो, ये 2 फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है, ये 3 फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है तो एक फॉर्म कौन सी हो गई? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म के अंदर, एक हो गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और तीसरा बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। कैसे कैसे मूव करता है इसको डायरेक्टली देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? आरबीसी के पास क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, मैम ने क्या बोला? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है और क्या बना सकता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर सकता है। समझ में आया? तो लंग्स के अंदर जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। और जहां पर पार्शियल प्रेशर मतलब टिश्यू में जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, वहां पर इसका डिसोसिएशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंग्स में तो एसोसिएशन होता है और टिश्यूज के पास जाके डिसोसिएशन होता है। तो याद रखना है कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होके 3% ऑक्सीजन क्या कर पाती है? मूव कर पाती है। प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन, यहाँ पे 3% ऑफ ऑक्सीजन मूव्स डिसॉल्व्ड इन दी प्लाज्मा। जबकि 97% ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में मूव करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, जो कि रेड कलर पिगमेंट है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? हमारी ब्लड को, हमारी जो ब्लड है उसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या मौजूद होता है इसके अंदर? इट कंटेन आयरन। तो इसके पास मौजूद होता है आयरन। तो इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ आरबीसी, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो पाता है। पर याद रखना है ये कंसंट्रेशन सेंसिटिव होता है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। और इनसे सबसे ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कंबाइन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रखता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर ये कंबाइन कर जाए, हमें पता है इनकम्प्लीट कंबर्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाए तो बॉडी में मूव कर जाएगा सेल के पास, पर सेल कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज नहीं कर पाएंगे, तो साइलेंट डेथ हो जाएगी। तुमने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा अबाउट दी साइलेंट डेथ, कि अगर कंप्लीट कंबर्शन ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिससे साइलेंट डेथ हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी। आगे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 3 फॉर्म में मूव करता है। 93% तो मूव करता है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर डिफ्यूज होकर। 7% मूव करता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। और आरबीसी में जो 93 की बात की जा रही है, 23% तो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और 70% वहां पर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है। कैसे होता है जरा देखते हैं। तो पहला मैम ने बोला कार्बोनिक एसिड की फॉर्म के अंदर। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म के अंदर? प्लाज्मा वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है? पानी के साथ, तो क्या देता है? कार्बोनिक एसिड देता है। तो वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में मूव कर सकता है, कैरी टू दी लंग्स, लंग्स की तरफ जा रहा है, टिश्यू से लंग्स की तरफ। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ये, GLO लगा लेना। तो हीमोग्लोबिन का मतलब 22 to 25% परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर क्या बना लेगा? जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 70% किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। होता ये प्लाज्मा में ही है,
बट बनता किसके अंदर है, आरबीसी में। तो आरबीसी के पास एक एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इस एंजाइम की प्रेजेंस के वजह से ही यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर ही क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो ये हो गई, क्या बात कर ली अपन ने कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मूव करता है। कुछ रेस्पिरेशन से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि अस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। अस्थमा क्या होता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि व्हाट इज एन अस्थमा, पॉइंट पूछ दिया। तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो पॉइंट तुमको याद रखना है कि इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रैक है उसके अंदर कुछ ना कुछ कह सकते हैं प्रॉब्लम हो गई है, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स वहां पर इरिटेट हो गए हैं। इट कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एयर, जो हम ले रहे हैं वो नहीं है, अच्छी नहीं है, या फिर यूं बोलो कि ट्रैक वहां पे ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से एयर इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है ये ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एम्फाइसेमा क्या होता है, द डैमेज टू द एल्वोलाई वॉल्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाई वॉल है ये किसकी वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाओ। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वोलाई डैमेज हो सकते हैं, जिनके डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके होने की वजह से हमें इनहेलेशन ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आ जाएगी। आखिरी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, पोलन्स की वजह से, या फिर देखो जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे कपड़ा बनता है तो वो फाइबर्स निकलते हैं। कुछ लोग ग्रेनाइट वगैरह की, या जहाँ पर स्टोन्स की घिसाई की जाती है वहां काम करते हैं, तो उनकी वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। डस्ट पार्टिकल्स चले गए बॉडी के अंदर, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन होने लग गया वहां पे बॉडी टिश्यूज का, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा, मतलब पॉलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, वहां पे क्लम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर जगह जगह पे, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसकी वजह से एयर सही से मूव नहीं कर पाएगी और लंग डैमेज हो जाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि जो भी वर्कर्स किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको मास्क पहन के काम करना चाहिए। तो समझ में आया कि कुछ हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की। चलिए, तो मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक बता दिया रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन दी एनिमल्स। हमने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, रेस्पिरेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, कि ब्रीदिंग क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, वो सब कुछ। होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू आज की क्लास अटेंड करने के लिए। ऐसे ही आप यूजीआर मैम से और चैनल से जुड़े रहिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही लेकर आती रहूं। आपको जो भी डिफिकल्टी हो टॉपिक के अंदर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, फेसबुक का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन मी देयर, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तब तक के लिए सब लोगों को थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर बच्चों।